हेलो दोस्तों, आरबीसी एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो है पेपर 2 पार्ट बी समाजशास्त्र के यूनिट 1 का जो टॉपिक है समुदाय, इसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो समुदाय के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है, तो उसकी परिभाषा, समुदाय की क्या क्या विशेषताएं हैं, समुदाय के तत्व और घटक कौन कौन से हैं, और समुदाय के क्या क्या कार्य हैं। तो ये जो है पूरा, मतलब इतनी सारी चीजें इसके अंदर मैंने कवर की गई है। इसके अलावा एक और चीज है, समाज और समुदाय में क्या अंतर होता है, वो भी हम इसमें देख लेंगे। तो सारे डायमेंशन जो इस टॉपिक के इसमें कवर हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समुदाय क्या होता है, और फिर देखेंगे इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशंस। तो समुदाय क्या है, सबसे पहले तो वह मानव समूह जो सामान्य जीवन जीने के लिए निश्चित भूभाग में सामाजिक भावना से जुड़ा हुआ है। समुदाय क्या होता है, तो सिंपल सी बात है कि मानवों का एक समूह है या मनुष्यों का एक समूह है जो सामान्य जीवन जीने के लिए क्या है, एक निश्चित भूभाग में जो है सामुदायिक सामाजिक भावना से जुड़ा हुआ है। ठीक है, या फिर शॉर्टकट में यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि समुदाय इज इक्वल टू मानव समूह, निश्चित भूभाग और सामुदायिक भावना। मतलब ऐसा मानवों का समूह जो एक निश्चित भूभाग में निवास करता हो और जिसमें क्या हो, सामुदायिक भावना हो। ठीक है, तो ये समुदाय की सामान्य परिभाषा हो जाएगी। अब बोगार्डस ने क्या परिभाषा दी है वो भी देख लेते हैं। बोगार्डस के अनुसार समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है तथा जिसमें कुछ मात्रा तक हम की भावना पाई जाती है। तो बोगार्डस ने एक सिंपल सी परिभाषा दी है कि ऐसा सामाजिक समूह जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और जिसमें कुछ हद तक हम की भावना पाई जाती है। हम की भावना का तात्पर्य यहाँ पे कि एक प्रकार से सामाजिक भावना, एक दूसरे से जुड़ाव। ठीक है, तो ये बोगार्डस के अनुसार हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, मेकाय और पेज ने क्या कहा है समुदाय के बारे में। तो मेकाय एवं पेज के अनुसार समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। बस ये सिंपल सी एक लाइन की परिभाषा है कि मेकाय एवं पेज के अनुसार क्या है, समुदाय एक सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। इसके अलावा ऑकबर्न और निमकॉप के अनुसार क्या है, तो किसी भी क्षेत्र के दायरे में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को ही समुदाय कहा जाता है। किसी भी सीमित क्षेत्र के दायरे में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को ही क्या कहा जाता है, समुदाय कहा जाता है। तो ये ऑकबर्न और निमकॉप के अनुसार है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। किंगले डेविस के अनुसार क्या है, किंग्सले डेविस, समुदाय वह सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंदर सामाजिक जीवन के समस्त पहलू शामिल होते हैं। मतलब समुदाय ऐसा एक छोटा सा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंदर सामाजिक जीवन के समस्त पहलू जो है शामिल होते हैं। ये जो है हमने देख ली इसकी डेफिनेशन। समुदाय की जो भी जितनी भी विद्वानों की परिभाषा थी हमने यहाँ पे देख ली है, बोगार्डस के अनुसार, मेकाय और पेज के अनुसार, ऑकबर्न और निमकॉप के अनुसार और किंग्सले डेविस के अनुसार। अब हम देखते हैं समुदाय की विशेषताएं। तो समुदाय की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, तो मैंने एक शॉर्टकट तरीके से ये विशेषताएं लिख दी है, और आप चाहे तो इसको वन लाइनर के रूप में भी लिख सकते हो या फिर ऐसा पॉइंट बना के इसके अंदर भी लिख सकते हो। तो एग्जाम के हिसाब से आप अपने जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप लिख सकते हो। तो सबसे पहली विशेषता है व्यक्तियों का समूह। तो आप देखिए, तो जो समुदाय होता है वो क्या होता है, एक व्यक्तियों का समूह होता है और निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। ठीक है, तो समुदाय निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों का मूर्त समूह है। कैसा समूह है, मूर्त समूह। दूसरा है सामान्य जीवन। सामान्य जीवन में क्या आएगा, प्रत्येक समुदाय में रहने वाले सदस्यों का रहन सहन, भोजन का ढंग, धर्म काफी सीमा तक सामान्य होता है। तो सामान्य जीवन क्या होता है, एक और विशेषता है समुदाय की, सामान्य जीवन। तो प्रत्येक समुदाय में रहने वाले सदस्यों का रहन सहन जो होता है, उनका जो भोजन करने का तरीका होता है, धर्म जो होता है वो काफी हद तक एक प्रकार से कॉमन होता है, सामान्य होता है सबका। सामान्य नियम, समुदाय के समस्त सदस्यों का व्यवहार सामान्य नियमों के द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, तो समुदाय के सदस्य एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। अनिवार्य सदस्यता, तो व्यक्ति को जन्म से ही उस समुदाय का सदस्य मान लिया जाता है जिसमें उसका जन्म हुआ है। तो वो अनिवार्य, मतलब अनिवार्य रूप से ही समाज का सदस्य या समुदाय का सदस्य रहता है। स्वतः जन्म, समुदाय का विकास स्वतः होता है। स्थायित्व, समुदाय चिर स्थायी होता है, मतलब समुदाय एक प्रकार से स्थायी होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, विशिष्ट नाम। तो प्रत्येक समुदाय का एक विशिष्ट नाम अवश्य होता है। कोई भी समुदाय हो, एक उसका एक विशिष्ट नाम अवश्य होता है। सामुदायिक भावना,
हम की भावना, दायित्व तथा निर्भरता सामुदायिक भावना के 3 तत्व है। तो सामुदायिक भावना आपको जहां जहां भी समुदाय दिखेंगे वहां पे सामुदायिक भावना आपको देखने को मिलेगी। हम की भावना देखने को मिलेगी कि हम इस समुदाय के लोग हैं, हम जो है इस समुदाय के लोग हैं, इस प्रकार के हम हमारे समाज के ये दायित्व है, इस प्रकार की आपको हम की भावना वहाँ पे देखने को मिलेगी। आत्मनिर्भरता, काफी हद तक समुदाय में आत्मनिर्भरता पाई जाती है, परंतु आज यह समाप्त हो गई है। तो ये हमने लगभग लगभग इसके 10 विशेषताएं पढ़ ली है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई समुदाय की विशेषताएं लिखिए, या समुदाय क्या है, इसके प्रमुख लक्षण लिखिए, विशेषताएं लिखिए, ऐसा कुछ भी प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको लिख सकते हैं। अब समुदाय के आधार या इसके तत्व या घटक क्या हो सकते हैं वो हम आगे देखते हैं। तो समुदाय के आधार, तत्व या घटक, तो सबसे पहले तो समुदाय में आपको 3 तत्व दिखाई देंगे। समुदाय के आधार 3 है। एक तो हम की भावना पाई जाएगी, दूसरा दायित्व की भावना, तीसरा निर्भरता की भावना। तो ये आधार हो गए किसी भी समुदाय के, या तत्व या घटक होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम की भावना में क्या आएगा, तो सामुदायिक भावना का प्रमुख अंग है, ठीक है। इसके अंतर्गत सदस्यों को मैं की भावना, इसके अंतर्गत जो है सदस्यों में मैं की भावना नहीं रहती। सभी सदस्य जो है समुदाय में कैसे रहते हैं, आपस में मिलजुल कर रहेंगे, आपस में सहयोग करेंगे, आपस में एक दूसरे के कार्य में सहायता करेंगे। इस प्रकार से क्या होता है, ये हम की भावना आपको समुदाय में देखने को मिलेगी। दायित्व की भावना, दायित्व की भावना क्या आएगा कि जो समुदाय के सदस्य होते हैं वो समुदाय के कार्यों को पूरा करना क्या है, अपना दायित्व मानते हैं। मतलब समुदाय के जो भी काम होगा उसको पूरा करना क्या मानते हैं, एक समुदाय का दायित्व मानते हैं और अपना भी दायित्व समझते हैं। निर्भरता की भावना, तो समुदाय प्रत्येक सदस्य के अस्तित्व को स्वीकार करता है, वह स्वीकार करता है कि वह एक दूसरे पर निर्भर करता है। अब देखिए निर्भरता की भावना का मतलब क्या है कि समुदाय का प्रत्येक सदस्य जो है, समुदाय जो है प्रत्येक सदस्य के अस्तित्व को क्या करता है, स्वीकार करता है। वो प्रत्येक समुदाय में प्रत्येक व्यक्ति है और प्रत्येक व्यक्ति का क्या है, प्रत्येक सदस्य का क्या है, अस्तित्व है। तो और यह भी स्वीकार करता है कि भाई सभी जो सदस्य है वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, वह एक दूसरे पर निर्भर है वो। तो ये क्या हो जाएगी, निर्भरता की भावना। तो ये हमने देख लिया समुदाय के आधार या घटक या तत्व। अब मेकावर और पेज ने दो समुदाय के जो 2 आवश्यक तत्व बताए, ये भी देख लेते हैं, एक स्थानीय क्षेत्र और एक सामुदायिक भावना। तो स्थानीय क्षेत्र क्या होता है, तो स्थानीय क्षेत्र समुदाय का एक आवश्यक तत्व निवास स्थान या स्थानीय क्षेत्र का होना है। तो स्थानीय क्षेत्र जो है समुदाय का एक आवश्यक तत्व माना जाता है। उसकी अनुपस्थिति में समुदाय जन्म नहीं ले सकता। क्षेत्र में अनिश्चितता होने के कारण ही वहां रहने वाले सदस्यों के मध्य घनिष्ठता, सहनशीलता, सामंजस्य की भावना जागृत होती है। जैसे ही कोई क्षेत्र निश्चित हो जाता है वैसे ही वहां रहने वाले जो लोग हैं उनमें क्या होगा, घनिष्ठता आ जाएगी, सहनशीलता आ जाएगी, एक दूसरे के प्रति बंधुत्व की भावना निर्मित हो जाएगी, सामंजस्य की भावना, एक दूसरे को समझने लगेंगे वो। तो स्थानीय क्षेत्र हो गया और वहां पर लोग क्या हो गया कि क्षेत्र निश्चित हो गया कि यहाँ पर ही निवास करना है लोगों को। तो उसमें वहां रहने वाले सदस्यों के मध्य मित्रता का भाव बढ़ेगा, घनिष्ठता का भाव बढ़ेगा, प्रेम की भावना आ जाएगी, सहनशीलता की भावना आ जाएगी, एक दूसरे की प्रति लगाव हो जाएगा, सामंजस्य की भावना उनमें जागृत हो जाएगी। तो ये स्थानीय क्षेत्र। फिर सामुदायिक भावना क्या है, तो सामुदायिक भावना की अनुपस्थिति में समुदाय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो आपको पता है कि सामुदायिक भावना की अनुपस्थिति में समुदाय की कोई भी कल्पना नहीं की जा सकती। समुदाय की भावना हमें हम की भावना कहा जाता है। इस भावना के जन्म होने के कारण एक निश्चित क्षेत्र के सदस्यों के कार्यों को करने का ढंग तथा प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के सुख दुख से परिचित होता है। देखो सामुदायिक भावना का मतलब यही है कि जैसे ही व्यक्ति समाज में जन्म लेता है तो वो समाज का जो है सदस्य हो जाता है और वो एक दूसरे के कार्यों को करने का ढंग, प्रत्येक सदस्य का एक दूसरे का दुख प्रत्येक सदस्य को पता होता है। इसके कारण वो एक दूसरे के खुशी में खुश होंगे, एक दूसरे के दुख में क्या होंगे, दुखी होंगे। तो इस प्रकार से वे एक प्रकार से मतलब एकता की भावना जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। हम सब एक है, ऐसी भावना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। और ऐसी भावना जो है, वस्तुतः ऐसी भावना जो समुदाय के दूर चले जाने के बाद भी क्या है, बनी रहती है। तो ये क्या है, सामुदायिक भावना। तो ये जो है हमें यहाँ पे मेका और पेज ने समुदाय के 2 आवश्यक तत्व बताया है, स्थानीय क्षेत्र और सामुदायिक भावना। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है
कि मैकायर और पेज के अनुसार समुदाय के जो अनिवार्य तत्व या आवश्यक तत्व जो है उनको समझाइए। 7 मार्कर में आ सकता है क्वेश्चन, या फिर 3 मार्कर में, 2 मार्कर में पूछ सकता है कि मैकायर एवं पेज के अनुसार समुदाय के जो आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो आपको ये दोनों चीजें याद रखना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। किंग्सले डेविस ने समुदाय के दो आधारभूत तत्वों का विवेचन किया है, प्रादेशिक निकटता और सामाजिक पूर्णता। तो आपको ये भी याद रखना है कि किंग्सले डेविस ने समुदाय के दो आधारभूत तत्वों का विवेचन किया है, प्रादेशिक निकटता और सामाजिक पूर्णता। तो ये दो भी याद रखना है। इसके अलावा आप देखेंगे हम समुदाय के कार्य। तो समुदाय के कार्य क्या है, तो उसको हमने बांट दिया है। सामाजिक कार्य हो गए, आर्थिक कार्य हो गए, राजनीतिक कार्य हो गए, सांस्कृतिक कार्य हो गए, पर्यावरणीय कार्य हो गए। तो हमने इन कार्यों को जो है अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है। अब हम एक एक करके देखते हैं सामाजिक कार्य क्या है। तो सामाजिक कार्य, सामाजिक न्याय की स्थापना करना, कमजोर पिछड़े वर्ग एवं वंचित वर्गों की सुरक्षा हो गई, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे सामाजिक विकास, सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना। तो ये क्या हो जाएंगे, समुदाय के सामाजिक कार्य हो जाएंगे। फिर आर्थिक कार्य, आर्थिक विकास, रोजगार, उद्यमिता, गरीबों हेतु आर्थिक सुरक्षा। राजनीतिक कार्य, राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा, सरकार एवं सार्वजनिक संस्थाओं में जवाबदेहिता को बढ़ावा। सांस्कृतिक कार्य में संस्कृति का संरक्षण, रीतियों, परंपराओं, पीढ़ीगत हस्तांतरण होता है। पर्यावरणीय कार्य देखेंगे तो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा, पर्यावरण न्याय को सुनिश्चित करना। तो ये हो जाएंगे समुदाय के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। तो ये यहाँ पे हमारा जो है समुदाय वाला टॉपिक होता है खत्म। अब लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे बच जाता है कि समाज और समुदाय में क्या अंतर है, समुदाय और समाज में क्या अंतर है। इसको देख लेते हैं हम। समुदाय एक तरफ आधार बना के हमने लिख दिया है, समुदाय और समाज। तो देखिए प्रकृति सबसे पहला पॉइंट है। तो समुदाय एक मूर्त धारणा है, जबकि समाज क्या है, अमूर्त धारणा है। संबंध, केवल सहयोगी संबंध इसमें क्या होते हैं, समुदाय में केवल सहयोगी संबंध शामिल होते हैं। समाज में देखोगे आप तो सहयोगी और सहयोगी दोनों प्रकार के संबंध इसमें शामिल किए जाते हैं समाज में। भौगोलिक क्षेत्र, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है समुदाय का, इसका भौगोलिक क्षेत्र निश्चित नहीं होता। सामुदायिक भावना, सामुदायिक भावना जरूरी है इसमें होना, इसमें जरूरी नहीं। ऐसा भी लिख सकते हो कि इसमें हम की भावना पाई जाती है, समुदाय में इसमें हम की भावना नहीं पाई जाती। संस्कृति, अपनी विशेष संस्कृति होती है समुदाय की, इसकी अनेक संस्कृतियां होती है। सहयोग की भावना, प्रत्येक समुदाय में सहयोग की भावना सक्रिय होती है। सहयोग एवं विघटन दोनों प्रक्रिया साथ साथ होती है यहाँ पे। निर्माण, समाज के बाद निर्माण होता है, समुदाय के पहले निर्माण होता है समाज का। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे हमने जो है इसके बारे में समुदाय और समाज में अंतर को पढ़ा। अब अगला जो टॉपिक है हमारा जो है संस्था या इंस्टीट्यूशन, जो इंग्लिश में लिखा है इंस्टीट्यूशन, हिंदी में है संस्था। ठीक है, तो सबसे पहले संस्था शब्द का जो प्रयोग किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने फर्स्ट प्रिंसिपल नामक पुस्तक में किया था। तो आपको याद रखना है कि भाई सबसे पहले संस्था शब्द का या इंस्टीट्यूशन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस समाजशास्त्री ने किया था, तो हर्बर्ट स्पेंसर। क्योंकि 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अक्सर, तो आप इसको याद रखें। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार संस्था वह अंग है जिसके माध्यम से समाज के कार्यों को क्रियान्वित किया जाता है। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि संस्था वह अंग है जिसके माध्यम से समाज के कार्यों को क्रियान्वित किया जाता है। संस्था वे नियम, उपकरण, कार्य प्रणालियां हैं जिनके द्वारा व्यक्ति, समिति या संगठन अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। क्या है, संस्था वे नियम, उपकरण या कार्य प्रणालियां हैं जिसके द्वारा व्यक्ति हो गई, समितियां हो गई, संगठन अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। ये नियम, कार्य प्रणालियां समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। ये नियम, कार्य प्रणालियां क्या होते हैं भाई, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। उदाहरण जैसे विवाह हो गया, उत्तराधिकार हो गया, परीक्षा प्रणाली हो गई, प्रजातंत्र हो गया, ये सब क्या है भाई, ये संस्था है, इंस्टीट्यूशन है। फिर आगे मैकायर और पेज के अनुसार सामूहिक क्रियाओं की विशेषता बताने वाली कार्यप्रणाली के स्थापित स्वरूप या अवस्था को। ठीक है, तो जो सामूहिक क्रियाओं की जो विशेषता बताने वाली संस्था है, अवस्था है या स्वरूप है, उसको क्या कहा जाता है, संस्था कहा जाता है। ये मैकायर और पेज ने कहा है। बोगार्डस के अनुसार एक सामाजिक संस्था समाज की एक ऐसी संरचना है जिसे मुख्यतः सुस्थापित प्रणालियों द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठित किया गया है।
तो एक सामाजिक संस्था समाज की एक ऐसी संरचना है जिसे मुख्यतः सुस्थापित प्रणालियों द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठित किया गया है। आगे मेकाय और पेज के अनुसार हम समितियों के सदस्य होते हैं, न कि संस्थाओं के। ये मेकाय और पेज का स्टेटमेंट है। ऑकबर्न और न्यूमकॉप के अनुसार क्या है फिर, कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु संगठित एवं स्थापित प्रणाली या सामाजिक संस्थाएं है। तो ऑकबर्न एवं न्यूमकॉप ने क्या कहा कि कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु संगठित एवं स्थापित प्रणालियां क्या कहलाती है, सामाजिक संस्थाएं कहलाती है। तो ये हो गई यहाँ पे संस्था की परिभाषा है। अब संस्था की विशेषताएं क्या होगी, तो सुपरिभाषित उद्देश्य होता है। तो प्रत्येक संस्था के सुपरिभाषित निश्चित एवं स्पष्ट उद्देश्य होते हैं। अब कोई भी संस्था ले लो, उसका क्या होता है कि स्पष्ट उद्देश्य होता है कि उसको करना क्या है, जिसकी पूर्ति के लिए संस्था का निर्माण किया। अब कोई ना कोई संस्था होती है, उसका एक उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उस संस्था का निर्माण किया जाता है। स्थायित्व, संस्थाओं का विकास एक दीर्घ अवधि के बाद आता है, दीर्घ अवधि के बाद होता है। तो ये एक प्रकार से क्या होता है, स्थायी होती है, क्योंकि इसका विकास जो होता है बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद होता है या लंबा समय लग जाता है। सुस्पष्ट उद्देश्य, प्रत्येक संस्था के ये क्या अनेक सुस्पष्ट उद्देश्य होते हैं, जैसे शिक्षण संस्थाओं के अलग होते हैं, ठीक है, अलग अलग संस्थाओं के अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं। सांस्कृतिक उपकरण, प्रत्येक संस्था के भौतिक एवं अभौतिक उपकरण होते हैं, जैसे विवाह भौतिक उपकरण, माप, कलश, धूप, नैवेद्य, ये क्या है, अभौतिक उपकरण में आएगा। जप, मंत्र, तंत्र वाले ये अभौतिक उपकरण आएंगे। तो संस्था की विशेषताओं में क्या आएगा, सबसे पहला तो किसी भी संस्था का एक सुपरिभाषित उद्देश्य होता है, स्थायित्व होता है, सुस्पष्ट उद्देश्य होता है, सांस्कृतिक उपकरण होते हैं, जैसे भौतिक और अभौतिक उपकरण हो सकते हैं, प्रतीक चिन्ह होता है, प्रतीक प्रतीक अवश्य होता है, भौतिक अथवा अभौतिक हो सकता है, निश्चित नियम होते हैं, प्रत्येक संस्था के कुछ निश्चित नियम होते हैं, यह संस्था को दूसरी संस्था से पृथक करते हैं। मतलब अलग अलग संस्थाओं के अलग अलग नियम होते हैं, आप ये याद रखें। निश्चित ढांचा, वे नियम या कार्य प्रणाली जिनके द्वारा संस्था का कार्य चलता है या उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। अब किसी भी संस्था का एक क्या होता है भाई, स्ट्रक्चर होता है, बॉडी होती है, तो उसको ये क्या बोलते हैं, निश्चित ढांचा बोलते हैं। तो कुछ नियम और कार्य प्रणाली होती है, उसके द्वारा क्या होता है, संस्था के कार्य चलते हैं, तो और उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। तो इसका क्या होता है, एक निश्चित स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है। परंपरा, प्रत्येक संस्था की अपनी परंपरा होती है जो लिखित या अलिखित होती है। तो प्रत्येक संस्था की अपनी परंपरा होती है जो लिखित या अलिखित होती है, ठीक है। तो ये हो गई संस्था की विशेषताएं। अब संस्था का उद्विकास कैसे हुआ, देखिए अमेरिकन समाजशास्त्री समनर ने संस्था के उद्विकास को प्रकट किया है। कैसे, अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, विचार या अवधारणा आएगी कि भाई हमको कोई संस्था क्या करना है, विचार या अवधारणा क्या होगी, वो आ जाएगी। व्यक्ति के मन में कोई भी विचार आता है या अवधारणा आती है कि हमको इस प्रकार की संस्था क्या करनी है, स्थापना करनी है। आवश्यकता पूर्ति के संबंध में एक उपाय, मतलब सबसे पहले कि अपनी आवश्यकता पूरी करनी है, तो उस आवश्यकता को पूरी करने से संबंधित क्या करेगा व्यक्ति, कुछ उपाय खोजने की कोशिश करेगा। तो उपाय खोजने की कोशिश करेगा तो उसके माइंड में कोई ना कोई विचार आएगा, अवधारणा आएगी। फिर उस विचार और क्रिया की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। अब कोई भी विचार आ गया तो उस विचार की अगर बार बार पुनरावृत्ति होती है तो व्यक्ति की क्या बन जाएगी, वो व्यक्तिगत आदत। जैसे आपने कोई काम किया, उस काम से आपके उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, तो उस उद्देश्य की पूर्ति अगर उद्देश्य की पूर्ति के लिए अगर आप बार बार वही काम करते हो तो उस क्रिया की क्या हो जाती है, पुनरावृत्ति, और वो एक व्यक्ति की व्यक्तिगत आदत बन जाती है, क्योंकि उससे आपकी क्या हो रही है, आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। अब आदत जो हो गई वो सामूहिक पुनरावृत्ति बन जाएगी। अब किसी एक की आवश्यकता की पूर्ति हो गई है तो कई सारे लोग क्या करेंगे, उसको फॉलो करने लग जाएंगे, तो वो सामूहिक रूप से बहुत सारे लोगों की क्या बन जाएगी, आदत बन जाएगी। इसी को बोलेंगे हम क्या, जनरीति, ठीक है। फिर जनरीति जो है, जब उसमें सामूहिक अनुभव जुड़ जाएगा और उसको मान्यता मिल जाएगी तो वो प्रथा बन जाएगी कि भाई कोई जनरीति थी, उसमें किसी व्यक्ति के या बहुत सारे लोगों के सामूहिक अनुभव उसमें शामिल हो गए और लोगों ने उसको मान्यता दे दी, तो वो एक प्रकार से क्या बन जाएगी, प्रथा बन जाएगी। अब प्रथा जो है उसको समूह की स्वीकृति मिल गई, उसमें जन कल्याणकारी भावना है, उसको बाध्यता है अब करने की, लोगों को, कि लोगों को अब बाध्यता मिल गई कि इसको अब करना ही पड़ेगा।
तो वो लोकाचार बन जाता है फिर, ठीक है। और लोकाचार के जब निश्चित नियम होते हैं, निश्चित ढांचा हो जाता है, तो फिर वो क्या बन जाती है, एक संस्था का रूप ले लेती है। तो इस प्रकार से अमेरिकन समाजशास्त्री समनर जो थे, उन्होंने संस्था का विकास के बारे में बताया कि संस्था का निर्माण जो है ऐसे होता है। इसके अलावा सबसे पहले देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति है तो कुछ ना कुछ विचार या अवधारणाएं ढूंढता रहता है। सबसे पहले उसके मन में क्या आएगा, विचार आएगा उसके मस्तिष्क में, या कोई अवधारणा आएगी। व्यक्ति आवश्यकता पूर्ति से संबंधित विचारों को जो व्यक्ति कार्य रूप में परिणित करता है, मतलब जब आवश्यकता पूर्ति के लिए जब वो विचारों को क्या करेगा, कार्य के रूप में परिणित करेगा, तो उसे क्रिया कहते हैं। और जब व्यक्ति किसी भी क्रिया को बार बार करता है तो वो आदत बन जाती है, सिंपल सी बात है। फिर जनरीति, जब लोग किसी एक तरीके द्वारा व्यक्ति को आवश्यकता पूर्ति में सफल हुआ देखते हैं, जब लोग जो है किसी एक व्यक्ति को एक व्यक्ति को जो है बार बार एक ही तरीका अपनाने से जो है उसको अगर सफल हुआ देखते हैं, तो लोग भी क्या करने लग जाते हैं, अन्य लोग भी उस तरीके को अपनाने लग जाते हैं समाज के। तो ये जनरीति या समुदाय की आदत बन जाती है अब समूह की। जब जनरीति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है और उसमें भूतकाल का सफल अनुभव जब जुड़ जाता है तथा जिसे समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हो जाती है, तो वो क्या बन जाती है, फिर प्रथा बन जाती है। अगला है फिर रूढ़ि या लोकाचार। जब प्रथा में सामूहिक कल्याण की भावना जुड़ी होती है तो उसे सारे समूह की स्वीकृति मिल जाती है तथा समाज के अधिकांश लोग उसका पालन करने लग जाते हैं, तो वह रूढ़ि या लोकाचार का रूप धारण कर लेती है। देखिए, जब प्रथा होती है, प्रथा में जब कोई समाज के कल्याण की भावना जब जुड़ी होती है किसी भी प्रथा में, और उसे जब पूरे समूह की स्वीकृति मिल जाती है तथा समाज के अधिकांश लोग जो है उस प्रथा का पालन करने लग गए, तो उस प्रकार से वो क्या बन जाएगी, एक प्रकार से रूढ़ि बन जाएगी, लोकाचार बन जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ढांचा क्या है। तो चूंकि रूढ़ि और लोकाचारों को समाज के लिए कल्याणकारी माना जाता है, इसलिए उनकी रक्षा है तो चारों ओर कई नियम, उपनियम, कानून, कार्य विधियों का एक ढांचा खड़ा कर दिया जाता है। फलस्वरूप इससे क्या होता है, संस्था का जन्म होता है कि भाई जो रूढ़ियां है, लोकाचार है, अब ये समाज के कल्याणकारी कार्य कर लिए, समाज के लिए अब ये कल्याणकारी माना जाने लगा इसको, तो उनकी रक्षा हेतु क्या कर दिए जाएंगे, लोगों द्वारा कुछ नियम बना दिए जाएंगे, उपनियम बना दिए जाएंगे, कानून बना दिए जाएंगे, और कई कार्य विधियों का एक स्ट्रक्चर या एक ढांचा बना दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, संस्था का जन्म होगा। संस्था क्या है, तो विचार, आदत, जनरीति, प्रथा एवं लोकाचारों से निर्मित एक व्यवस्थित संरचना है जिसका उद्देश्य मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। अब संस्था क्या है, तो विचार, आदत, जनरीति, प्रथा एवं लोकाचारों से निर्मित एक व्यवस्थित संरचना है जिसका उद्देश्य मानव आवश्यकताओं की क्या करना है, पूर्ति करना है। तो ये हो गए संस्था का उद्भव। अब संस्था के कार्य क्या है, देखिए, मानव आवश्यकता की पूर्ति एवं कार्य की दिशा, जैसे विवाह संस्था, परिवार संस्था मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, कार्य की दिशा प्रदान करती है, व्यक्ति के कार्य को सरल बनाती है, व्यवहारों में अनुरूपता, सभी समूह के लोग संस्था के नियमों के अनुसार व्यवहार करते हैं, उनके व्यवहारों में समानता आना स्वाभाविक है। व्यवहारों पर नियंत्रण, मानवीय व्यवहारों को नियंत्रित करती है। संस्कृति की वाहक, संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित करती है। स्थिति एवं कार्य का निर्धारण, जैसे विवाह में पुरुष को पति एवं स्त्री को पत्नी परिस्थिति प्राप्त होती है, उनसे संबंधित कार्य का निर्धारण करती है। सामाजिक परिवर्तन में सहायक होती है संस्थाएं, सामूहिक जीवन में व्यक्ति का मार्गदर्शन करती है। तो ये हो जाएंगे हमारे क्या, संस्था के कार्य। अब संस्थाओं के प्रकार कौन कौन से हैं, तो संस्थाओं के कई प्रकार है यहाँ पे। सामाजिक संस्थाएं जैसे परिवार समुदाय, आर्थिक संस्थाएं, संपत्ति और बाजार प्रणाली, राजनीतिक संस्थाएं जैसे संविधान, लोकतंत्र, धार्मिक संस्थाएं, मंदिर, ट्रस्ट, शैक्षणिक संस्थाएं, विद्यालय, आश्रम, ये संस्थाओं के क्या हो जाएंगे, प्रकार। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो समुदाय और संस्थाओं पर। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जो लोग अभी नए नोट्स खरीदने में असमर्थ है, कृपया वो इस वीडियो को देखकर अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। मैंने इसमें सारे डायमेंशन कवर करने की कोशिश की है, और इसको नोट्स बनाने के बाद आप एक दो बार और देखें तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।